हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार यूट्यूब चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज और साथ ही स्पेशल फैक्ट क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इसी क्रम में देखेंगे जीएस यानी कि जनरल स्टडीज टेस्ट नंबर 170। इसके अलावा देखिए, अगर आपको पेड फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाना है आगामी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। एप्लीकेशन स्टोर पे एक कोर्स है 50+ एवरग्रीन ग्रुप सी फुल लेंथ पेपर, जो बाइलिंगुअल में है। और सबसे अच्छी बात, इस टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी पूरे 1 साल की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की टेस्ट सीरीज और कोर्सेस वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज देखेंगे जीएस का टेस्ट नंबर 170। ऐसे ही उत्तराखंड जीके टेस्ट, हिंदी टेस्ट और साथ ही यूके जीके, जीएस और हिंदी की जो स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रहे हैं उनको भी आप फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिए, बहुत बेहतरीन लाभ आपको इन सभी क्लासेस का आने वाली परीक्षाओं में मिलने वाला है। ठीक है। और बाकी जैसे ही जल्दी री एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, जो ग्रेजुएट लेवल आपका री एग्ज़ाम होना है यूके ट्रिपल एससी, इसके लिए अलग से स्पेशल 10-15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज जीएस का टेस्ट नंबर 170 देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो आप सभी देखते हैं ना, भारत का जो हमारा भारतीय चिन्ह है अशोक का, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो ये सत्यमेव जयते को हमने कहाँ से लिया है? तो राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का, इसको हमने लिया है मुंडोकोपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद या मुंडोकोपनिषद, अगर हम इसकी संधि कर दें। कहाँ से लिया हमने? मुंडोकोपनिषद। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है। ठीक है, यानी कि सत्य की ही जीत होती है अंत में। ये हमारा आदर्श वाक्य है भारत देश का। ठीक है। चलिए आज थोड़ा पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आपका, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? यानी कि जो हमारा हिंदी कैलेंडर है ना, हिंदी कैलेंडर में जब हमारा एक पैट आती है, देखिए तारीख को पैट कहा जाता है। ठीक है। और जो एक पैट चैत्र के होते हैं, क्योंकि हिंदू नववर्ष चैत्र माह माना जाता है, चैत्र से शुरू होता है। ठीक है, चैत्र से शुरू। और चैत्र से जब ये हिंदू नववर्ष शुरू होता है, तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, जिसमें हमारे जैन से लेकर दिसंबर तक के महीने होते हैं, तो इसमें एक पैट चैत का आपका होता है 22 मार्च या 21 मार्च। ठीक है। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 22 या 21 मार्च। ठीक है, ये आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? अब मान लीजिए, देखिए कोई नए राज्य का सृजन करना है, जैसे हमारा उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, उसके साथ साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य भी अस्तित्व में आए थे, है ना, 2000 में। तो अगर भारत में कोई नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत इसका वर्णन है? पहली अनुसूची। ठीक है, तो पहली अनुसूची इससे संबंधित है। ओके। तो पहली अनुसूची हमारा, इसमें आर्टिकल रखे गए हैं कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें है। ठीक है, 1 और 4 से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तो भारत को राज्यों का संघ घोषित इसी अनुसूची के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देश के जो प्रशासनिक प्रभाग हैं उनको भी परिभाषित ये करती है। तो अगर मान लीजिए कोई भी नए राज्य का गठन करना है, किन्हीं किसी क्षेत्र का विलय करना है, ठीक है, ध्यान के विलय, मर्जर करना है, किसी क्षेत्र का अगर विलय करना है, नए राज्य का गठन करना है, या किसी तरीके से सीमा में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन। ठीक है, तो ये इसी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है, पहली अनुसूची। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए और अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम बताइए। तो अग्रता मतलब सीनियरिटी। ठीक है, सीनियरिटी बतानी है आपने इन पदों की। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इन चारों पदों, देखिए मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है, मंत्रिमंडल सचिव यानी कि जो भी हमारी मंत्रिमंडल है उसका सेक्रेटरी। दूसरा देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तीसरा देखिए संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य जो होता है, यानी कि कैबिनेट मंत्री मान लो।
ठीक है। और चौथा जो है हमारा देखिए भारत में मुख्य न्यायाधीश, तो भारत में जो मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेआई की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें वरीयता क्रम जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले इसमें आएंगे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पहला हो जाएगा 4। इसके बाद तीसरे में आएंगे संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, तो संघीय जो मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो, इनका आएगा वरीयता क्रम में, ठीक है, 3 हो गया। इसके बाद आगे आएंगे हमारे कौन, इसके बाद नेक्स्ट होगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि 2, फिर 1, 4 3 2 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़े मतलब सबसे पावरफुल इसमें कौन है, सीजेआई है। वरीयता का जो क्रम दिया है ना हमारे संविधानिक तौर पे हम देखते हैं तो वरीयता क्रम होता है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबसे ऊपर रखा जाता है। भारत के राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक होते हैं, वरीयता क्रम में उनका स्थान सबसे ऊपर है, फिर उनके उनके नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें आपका हो जाएगा सीजेआई, उसके बाद आपका कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद आपका चीफ सीईसी, ठीक है, उसके बाद हमारे मंत्रिमंडल के जो सचिव होते हैं। आगे बढ़ेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपका शेड्यूल दी गई है, दूसरी तरफ उनके सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, तो तीसरी अनुसूची संबंधित है आपका शपथ से, ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, यानी कि ए का तो हो जाएगा 2, ठीक है, शपथ। चौथी अनुसूची क्या बताती है हमको, तो चौथी अनुसूची में हमारा मेंशन है क्या, भाषाएं, ठीक है। चौथी अनुसूची में नहीं, माफ कीजिएगा, चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्य विधानसभाओं में स्थानों का आवंटन, ठीक है। तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें स्थानों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, ये चौथी अनुसूची बताती है, यानी कि बी का हो जाएगा 1। सातवीं अनुसूची में हमारा बताया गया है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है इसमें, ठीक है। तो सी का हो जाएगा आपका 4। और आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में जो 22 भाषाएं हैं उनको मान्यता मिली है, तो डी का हो जाएगा आपका 3। तो 2 1 4 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है ये। अनुसूचियों को आपने याद रखना चाहिए, 12 के 12 किस अनुसूची में क्या है। अगला देखिए, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उनको क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा नागरिकता, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर हम इनका क्रम देखते हैं तो राइट आंसर होना चाहिए इसका 1 3 4 2, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या जाएगा, संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, उसके बाद हमारा दूसरे में आता है नागरिकता सिटीजनशिप, उसके बाद हमारा वर्णन है किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, यानी कि 4। फिर हमारा नीति निर्देशक तत्वों के बाद आते हैं मौलिक कर्तव्य आर्टिकल में, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 कौन से ऑप्शन में, बी में है ना। तो संघ और कार्य क्षेत्र जो पहले के हमारे आर्टिकल से 19 में वो आर्टिकल समाप्त होते हैं तो नागरिकता की बात आती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक हैं, मौलिक कर्तव्य को 51 ए में रखा गया है ना। तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तो जो हमारी थर्ड शेड्यूल है भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तीसरी शेड्यूल में क्या बताया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये बताना है आपने। तो इसमें देखिए, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, इससे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें तो इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा जब मैच द फॉलोइंग था आपका, तो जो हमारी सातवीं अनुसूची थी, ठीक है, तीसरी अनुसूची पूछ रहा है, तो तीसरी अनुसूची का हमने क्या बताया था, तो तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में होती है, ठीक है। शपथ या जो भी प्रतिज्ञान होता है उसके तौर पे हमारा इसको उपबंधित किया गया है। इसमें संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप होता है, बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा बोलता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो दूसरा होगा इसमें, तो दूसरा भी इसमें होगा, बिल्कुल सही है, शपथ का प्रारूप इसमें है। तीसरा देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है, तीसरा नहीं होगा। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये इसमें है, तो 1 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जिसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 और 4। चलिए आगे बढ़ेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ आपका आर्टिकल दिए गए, दूसरी तरफ उनमें क्या चीज़ें रखी गई ये बताया, पूछा गया है। संवैधानिक संशोधन कौन से आर्टिकल में है, तो संवैधानिक संशोधन हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368। वित्त आयोग का वर्णन किस में है, आर्टिकल 280 में। वित्तीय आपात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है,
तो वित्तीय आपात की मैं बात करूँ तो ये आपको देखने को मिलेंगे, आपका सी का हो जाएगा 1, अनुच्छेद 360। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक कभी नहीं लगा है। कभी क्वेश्चन बनेगा क्या भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? अभी तक कभी नहीं लगी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी नहीं लगी है। अखिल भारतीय सीमाएं कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 312 में। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4312। 4312 किसमें? ऑप्शन बी में। ठीक है, 4312। ठीक है, अगला देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहित की गई है? तो जो हमने देखिए, हमारे देखिए संविधान में जो सूची है, केंद्र राज्य के मध्य अगर हम शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं तो इसमें आपका 3 लिस्ट बनाई गई है ना। पहली है आपकी यूनियन लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं संघ सूची। ठीक है, दूसरी हमारी क्या होती है? राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड होती है हमारी समवर्ती या कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं इसको। तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली? ऐसे मामले जिनकी शक्तियां राज्य और केंद्र दोनों को प्राप्त होती हैं, वो आती है समवर्ती सूची में। जैसे शिक्षा, शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है ना। अब बात करें इस समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई भारतीय संविधान में, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे जाएंगे, समवर्ती सूची कैसे विषय बोला मैंने आपका? ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, इसी को आपका समवर्ती सूची कहा जाता है। आगे देखिए, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो बताइए, आपका एक तरफ आर्टिकल है, दूसरी तरफ उनके अंदर जो चीज़ है वो बताई गई है। तो विधि के सम्मुख समानता, विधि के सम्मुख समानता, ठीक है, ये राइट मिलता है हमको आर्टिकल 14 से। अनुच्छेद 14 में ये बात बोली गई है ना, विधि यानी कि कानून के समक्ष सब समान होंगे, कानून सबके लिए समान होगा भाई। ठीक है, अगला देखिए, कार्य करने का अधिकार। तो कार्य करने का जो अधिकार है ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 41 में। ठीक है, 4 बी का 4 हो जाएगा। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, कार्यस्थल सही होना चाहिए और वहाँ पे मानवीय स्थितियाँ भी होनी चाहिए। तो सी का हो जाएगा इसमें, ये बताया गया आर्टिकल 42 में। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है कौन से आर्टिकल में? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल आपका 45, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इसके लिए भी एक संविधान संशोधन किया गया था ना, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए। तो ये आर्टिकल 45 में है। तो इस हिसाब से इसका सही कूट हो जाएगा 3412। ठीक है, तो 3412 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। तो बी आंसर सही हो जाएगा इसका। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखें, इसमें आर्टिकल 45 को ना बाद में संशोधित किया गया, जो कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। तो अब आपको पता है वर्तमान में बच्चों के लिए जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है, तो इसको हमारा मौलिक अधिकार बना दिया गया है ना। मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, जिसमें आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना है। तो 2002 में जो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, तो इसके बाद ये आपका मौलिक अधिकार में चले गया। अब आर्टिकल 45 में आपका केवल क्या करता है कि 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आर्टिकल 45 है वर्तमान में, वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों का जो पहला फेज़ होता है 0 से 6 साल तक का, उस बाल्यावस्था में उन बच्चों की देखभाल की जाए और उनकी शिक्षा, जैसे कि हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी वगैरह होता है ना, तो इससे रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, भारत के संविधान की चौथी जो अनुसूची है क्या विवेचित करती है? तो भारत की जो चौथी अनुसूची है संविधान में, इसका संबंध है आपका राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ठीक है, तो राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसको दर्शाती है, ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट चुनिए। पहला है देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ओके, दूसरा है देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 21 तीलियां हैं। और तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, पूछ रहा हो। ठीक है,
तो सही कथन आपका पूछा जा रहा है इसमें, बताइए। तो देखिए पहला जो इसमें कथन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, पहला बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 21 तीलियां होती हैं, ये गलत है। इसमें होते हैं 24 तीलियां जो कि 24 घंटों को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, ये भी गलत है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई जो होती है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, मान लीजिए देखिए राष्ट्रीय ध्वज की अगर लंबाई 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर, तो चौड़ाई होगी 2 मीटर, ध्यान रखेंगे। यानी कि ध्वज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुना होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्वज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुना होती है। ओके, तो 3:2 है लंबाई चौड़ाई का अनुपात। तो तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो केवल एक हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सही कथन पूछा ना, तो पहला कथन ही इसमें सही है। हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है तिरंगा का, ठीक है, तो इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको याद करिएगा, तिथि को पूछता है कई बार। अगला देखिए, संविधान की अनुसूची है, दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय हैं, आपको मैच करना है। पहली चौथी जो अनुसूची है, देखिए चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, अभी हमने ऊपर देखा। चौथी जो अनुसूची है निर्दिष्ट करती है आपका क्या, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है, राज्यों का, तो ए का हो गया 3। छठी जो अनुसूची है, छठी अनुसूची आपका क्या बताती है, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताती है ये, तो बी का हो जाएगा 4। आठवीं अनुसूची भाषाओं के बारे में है, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के बारे में, ठीक है, लैंड रिफॉर्म जो की गई 9वीं सूची। जब हम देखिए, मैंने आपको एक वीडियो दी थी बीच में अभी, जो जीएस की स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रही है, उसमें हमने देखिए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला पढ़ा था ना, जब हमारे देश में लैंड रिफॉर्म शुरू हुए थे, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होने लगा, भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू हुए, तो एक नई हमारी अनुसूची को जोड़ा गया भूमि सुधार को, जिससे भूमिहीनों को, किसान जो भूमिहीन किसान है उनको ज़मीन मिल सके, क्योंकि ज़मींदारों के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन थी उसमें, और समाज के बड़े वर्ग के पास कोई ज़मीन नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारा भूमि सुधार आर्टिकल 9 में आपको ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका 3, 4, 2, 1, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, निम्न में से किस निर्णय में अधिकथित है। मैंने आपको एक क्लास दी है, जीएस फैक्ट स्पेशल क्लास, आई थिंक पार्ट 3 में है, जिसमें मैंने भारत के महत्वपूर्ण जो मामले हैं, निर्णय हैं, वो बताए हैं। उसमें हमने पढ़ा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, ठीक है, मूल ढांचा छेड़ा नहीं जा सकता। अब मूल ढांचे में क्या क्या चीज़ें थी वो आप उस वीडियो में देखिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा सकता। तो ये आपका बोला गया था किसमें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। संविधान संशोधन के लिए पहल की जा सकती है। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, तो कहाँ से शुरुआत होगी इसकी, ठीक है। संविधान संशोधन के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन में। संसद का कौन सा सदन, 2 सदन होते हैं ना, जो हमारा अपर हाउस होता है, उच्च सदन, उसको कहते हैं क्या, राज्यसभा, और जो हमारा लोअर हाउस होता है या लोकप्रिय हाउस होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोकसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी प्रस्ताव रखा जा सकता है संविधान संशोधन का, ठीक है, डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा सहकारी समितियां जो शब्द है उसको ऐड किया गया था, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है भी, सहकारी समितियां, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो सहकारी समितियां शब्द है वो आपका रखा गया है किसमें, अनुच्छेद आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का सी, ठीक है, या ग, यहाँ पर हमारी सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था, और ये जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, ठीक है। तो सी आंसर सही हो जाएगा इसमें, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो मैंने आपको क्या बताया, समवर्ती सूची ऐसे विषय या मामले जिनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ओके, और समवर्ती सूची में
हमारा इसको स्थानांतरित किया गया था कौन से वर्ष में? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। तो इसके द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन को आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। बहुत ज़्यादा इसमें अमेंडमेंट हुए थे इस वाले 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसी के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, जो कि पहले राज्य सूची का विषय था। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना जो होती है हमारी, इकोनॉमी प्लानिंग जिसको कहा जाता है, ये किसके अंतर्गत आती है? तो आर्थिक योजना को रखा गया है भारतीय संविधान में, ये भी समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो आर्थिक योजना के लिए हमारा केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ऐसे विषय जिनमें दोनों के पास पावर्स रहते हैं कानून के लिए, वो कहलाते हैं आपके समवर्ती लिस्ट, ठीक है। और जैसे आपका यूनियन की लिस्ट भी पूछ लेता है कई बार, मेन जैसे कि विदेश जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, वो हमारा उसके पास ही होते हैं, केंद्र के पास। इसके अलावा अगर आप देखें केंद्र सरकार, या बोल सकते हैं कि जो हमारी केंद्र की जो संघ सूची है, ठीक है, मेन विषय आपको पता होने चाहिए, जैसे रक्षा, ठीक है। इसके अलावा विदेश मामले, रक्षा में डिफेंस आ गया पूरा हमारा, विदेश के जो मामले होते हैं, रेलवे हो गया, रेलवे, डाक, ठीक है, रेलवे और डाक वगैरह हो गया हमारा। नागरिकता का जो मामला है, नागरिकता, ये हमारी यूनियन लिस्ट में आता है। इसके अलावा देश की जो मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा और सिक्के वगैरह हो गया, बैंकिंग हो गई, ये हमारी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है। परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह, ये सभी मेन सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। युद्ध हो गया, मान लीजिए युद्ध और शांति, ये भी हमारा किसका होता है? संघ सूची का विषय होता है। राज्य सूची में जैसे मेन लिया जाता है पुलिस, जो भी स्टेट पुलिस होती है, जैसे उत्तराखंड पुलिस है। सार्वजनिक जो व्यवस्था है, वो राज्य में जो भी सार्वजनिक व्यवस्था होगी, वो हमारा किसका हेडेक है? राज्य सरकार का, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मामले राज्य सरकार का मामला है, ठीक है, स्वास्थ्य ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य के अलावा हम बात करें आपका कृषि, कृषि भी राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा हम बात करें स्थानीय स्वशासन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जिसको पंचायती राज भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भूमि हो गई, लैंड रिफॉर्म वगैरह जो होते हैं, और आबकारी जो हो गया, ठीक है, ये सभी हमारे राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय देख लीजिए, जैसे कि शिक्षा, एजुकेशन, ये समवर्ती सूची में आता है। फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे वन, ये भी समवर्ती में आता है। विवाह और तलाक, ठीक है, ये समवर्ती सूची में आता है। इस पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी सामाजिक सुरक्षा है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, ये भी हमारा समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। वन्य जीवों का संरक्षण, जो भी हमारे वन्य जीव हैं देश के, इन वन्य जीवों का कंजर्वेशन, ये भी हमारे समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण रह गया जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो ये आपका किसके अंतर्गत होता है? समवर्ती सूची में, ठीक है। तो इतना याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इतना आपको पता ही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक इतिहास का क्वेश्चन आ गया भाई। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति की बात की थी? ठीक है, तो देखिए अभी लेटेस्ट क्लास दी थी मैंने इस पे आपको, जो हमारा एप्लीकेशन पे कोर्स है ओनली जीएस कोर्स, या अगर आपने न्यू कॉम्बो कोर्स भी लिया है उसमें सभी सब्जेक्ट है। तो जीएस में इतिहास की क्लासेस में मैंने अभी आपको बताया था, जब देश में असहयोग आंदोलन चला तो असहयोग आंदोलन के बहुत से उद्देश्य रखे गए थे, ठीक है। यानी कि असहयोग आंदोलन जो हमारा किया जा रहा था उसके उद्देश्य थे, कुछ उद्देश्य जो थे, माफ़ कीजिएगा, जो हाँ उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य उसमें था जैसे कि जलियांवाला के जो पीड़ित हैं उनके लिए न्याय हो, स्वराज की प्राप्ति इसमें हो, खिलाफत आंदोलन को इसमें न्याय दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा इसमें तिलक फंड की स्थापना की गई, तिलक स्वराज फंड स्थापित हुआ, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा को इसमें मान्यता दी गई, कांग्रेस की मेंबरशिप के लिए इसमें न्यूनतम एज रखी गई 21 वर्ष, और 4 आने का खर्च रखा गया, यानी कि 25 पैसा वार्षिक शुल्क रखा गया अगर कांग्रेस का मेंबर बनना है। और गांधी जी ने यहाँ पर बोल दिया भाई एक वर्ष में स्वराज, ठीक है। तो यानी कि ये बात हो रही है असहयोग आंदोलन की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, हालांकि ये पॉसिबल हो नहीं पाया।
असहयोग आंदोलन स्थगित करने के कारण गांधी जी की घोषणा को डिक्टेटर का फरमान निम्न में से किस व्यक्ति ने कहा था? अब देखिए, जैसे देखिए गांधी जी अच्छा ले जा रहे थे मूवमेंट को और गांधी जी ने घोषणा भी कर दी थी, अब हम लगान भी देना बंद कर देंगे अंग्रेजों को। लेकिन 1 हफ्ते का टाइम गांधी जी ने अंग्रेजों को दिया था, लेकिन इसी 1 हफ्ते के बीच में क्या घटना हो गई? हमारा चौरी चौरे घटना, ठीक है? चौरी चौरा जो घटना हुई थी गोरखपुर में। चौरी चौरा घटना में क्या हुआ? भीड़ ने, देखिए भीड़ पे गोली चलाई पहले पुलिस वालों ने, और उग्र भीड़ ने 22 पुलिस वालों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया, और इस असहयोग आंदोलन में हिंसा हो गई। और गांधी जी पहले से ही हिंसा के खिलाफ थे, वो तो बोलते थे सत्य और अहिंसा के मार्ग पे ही चलना है। तो जैसे गांधी जी को इस घटना का पता चलता है, गांधी जी उसमें बारडोली गुजरात में होते हैं, पत्र के माध्यम से पता चलता है, और गांधी जी वहीं से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, यानी कि पोस्टपोन कर देते हैं। और जैसे ही ये खबर पता चलती कि असहयोग को स्थगित किया गया है, तो उस समय ये स्टेटमेंट दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। बोस बोलते हैं, यार गांधी जी, जब आपका मन हुआ आंदोलन शुरू करते हो, जब चाहे ख़त्म करते हो, ये क्या कहानी है भाई? ऐसे तो आंदोलन कभी मजबूत ही नहीं हो पाएगा। इतने लोग हमने संगठित किए, असहयोग आंदोलन देश का इतना बड़ा जन आंदोलन था। तो गांधी जी और इनके मतभेद होने लगे थे यहीं से। और सुभाष चंद्र बोस ने बोल दिया था कि गांधी जी की जो ये घोषणा है, ये एक तानाशाह का फरमान है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। गांधी जी तानाशाही कर रहे हैं, ठीक है? इनको अगर हमने देखिए सुप्रीम बनाया है, पूरे असहयोग आंदोलन का लीडर बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये डिसीजन लेंगे वो सही होंगे, ठीक है? और यहीं पर देखिए, असहयोग आंदोलन स्थगित करने के कारण गांधी जी की घोषणा को एक महान भूल कहा था, ठीक है? गांधी की एक महान भूल किस व्यक्ति ने कहा था? तो गांधी की एक महान भूल बोला था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे, ये कुछ स्टेटमेंट पूछ ली जाती है एग्जाम में कई बार कि ऐसी घटना पे या इस घटना के परिप्रेक्ष्य में ये कथन किसने कहा था, ठीक है? आपको सब पता होना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों ये था आज जीएस का टेस्ट नंबर 170। आज थोड़ा पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन थे, और जल्दी ही फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के साथ। और जो भी स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रही हैं उनको भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिनको भी पेड टेस्ट सीरीज चाहिए, एप्लीकेशन स्टोर पे विजिट करें। और बाकी देखिए, मैं अगर आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपकी जीएस कमज़ोर है और आप चाहते हैं कि एक फाउंडेशन बैच की मदद से हमारी जीएस अच्छी हो जाए, तो आप ओनली जीएस कोर्स ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन स्टोर से, ठीक है? उसमें कंप्यूटर भी ऐड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, और कंप्यूटर उसमें आपको मिलेगी। उसके साथ साथ उसमें और भी चीज़ें हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार। अगर उस कोर्स को आप करेंगे तो आपकी जीएस की जो बोल सकते हैं ना, बहुत जो बेसिक्स आपका नॉलेज है, बेसिक नॉलेज बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि आप बोलते हैं ना, जो बेस है हमारा जीएस का वो कमज़ोर है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद एडवांस में जब आप जाएंगे तो तब चीज़ें बहुत क्लियर होने लगती हैं। कई बार अगर हम डायरेक्ट अगर ऊपर जाते हैं तो फिर समझ नहीं आती, क्योंकि बेस कंप्लीट नहीं है, ठीक है? तो फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए जीएस में आपकी, तब चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो और मेहनत अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आजकल देखिए यूट्यूब पर एक नया ऑप्शन हो रहा है, हाइप द वीडियो। अगर आप हाइप कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, देखिए वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।